अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आजकल एक अहम इशू पूरी दुनिया की नज़र में है, वो अफगान इशू है। अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस का एग्जिट तकरीबन कंप्लीट होने को है। 31 अगस्त की डेडलाइन दी थी, उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस वहां से चली जाएंगी, नेटो फोर्सेस चली जाएंगी। आजकल अफगान हुकूमत और तालिबान आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं क्योंकि तालिबान बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर की हैसियत से जाने जा रहे हैं। इस तनाज़ुर में नाज़रीन, पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं। अफगान इशू के बारे में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। क्या ये 2001 की तरह फिर तालिबान जो है काबुल पर काबज होंगे या इस बार उनका जो है स्टांस थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लग रहा है कि काबुल पर वो बड़ी जल्दी से काबज हो जाएंगे जिस तरह की उनके अटैक्स हैं। तो नाजरीन, इस तनाज़ुर में हम वैसे सारे ही आजकल मीडिया की नजरें अफगान इशू पर हैं। बात करूंगा ईरान की जानब। नाजरीन, आज ईरान, और वैसे तो आप सबको मालूम है ईरान अमेरिका और इसके अलावा इसराइल के साथ हमेशा टेंशन में इन ममालिक के ताल्लुकात रहे हैं। अभी हालिया एक हमला हुआ था जिसके बारे में मैंने व्लॉग बनाया था, आपको बताया था कि ओमान की सरहद के करीब एक जो है ऑयल टैंकर पर हमला हुआ था। जो ऑयल टैंकर वैसे तो ऑपरेट जो है इंग्लैंड की कंपनी कर रही थी, लेकिन ये मलकियत इसराइल की थी और इस ऑयल टैंकर में ड्रोन अटैक हुआ जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बाग हुए, जिसमें एक ब्रिटिश शहरी और दूसरा रोमानिया का था। और एज यूजुअल जैसे इसराइल की आदत है, कोई भी हमला हो पहले ही ना इन्वेस्टिगेट किया ना कोई बात की, डायरेक्टली जो है ईरान पर उन्होंने हमले का इल्जाम लगा दिया और ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया कि जी ईरान ने इस ऑयल टैंकर पर हमला किया, ईरान ने डिनाई किया। लेकिन नाज़रीन, अब इसराइल एक कदम आगे बढ़ गया है। पहले तो इसराइल ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता था और उसके खिलाफ ईरान जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जाता था। इस बार इसराइल ने एक स्ट्रेटजी खेली। सबसे पहले वो अक़वाम मुत्तहिदा गया, मुख्तलिफ कंट्रीज को अपने साथ में लाया और एक एटमॉस्फेयर बनाया कि ईरान जहरियत कर रहा है, ईरान की जो है इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म बाहर आ रहा है और वो रीजनल ममालिक के लिए थ्रेट है, वो ग्लोबल पीस के लिए थ्रेट है, ये जो ट्रेड होती है इंटरनेशनल सी में उसके लिए थ्रेट है। तो हमें ईरान पर हमला करना चाहिए। नाज़रीन, ये पहली दफा इसराइल ने ऐसे कहा है कि थ्रेट किया। पहले अक़वाम मुत्तहिदा गया, माहौल बनाया और उसके बाद अब इसराइल ने कहा है कि ईरान पर हम हमला करने के लिए तैयार है। ईरान पर हमला करना बहुत जरूरी हो गया है। अगर ईरान को उसकी हरकतों से ना रोका गया तो हमारे मफादात को बहुत शदीद नुकसान पहुंचेगा। ये साल नाज़रीन 2021 का साल इंतहाई नहीं, 2021 से पहले 2020 का भी हम कह सकते हैं एक मोमेंटम बन गया था, लेकिन 2021 का साल एक अहम साल रहा है। इन 3 ममालिक में जो है लीडरशिप का चेंज हुआ। अमेरिका के अंदर नए सदर ने हल्फ उठाया जो 2020 के आखिर में इलेक्ट तो हो गए थे, लेकिन अमेरिका के अंदर रूल है कि जो भी सदर होते हैं वो 20 जनवरी को हल्फ उठाते हैं। तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लेस किया, जो बाइडन ने हल्फ उठाया। उसके बाद नाज़रीन हम देखते रहे कि इसराइल के अंदर 3 दफा इंतखाबात हुए, कोई पार्टी जो है वहां पर अक्सरियत नहीं ले सकी। उसके बाद फिर वहां पर एक गवर्नमेंट बनी कोalition से, वो भी जो है राइट विंग गवर्नमेंट बनी है। जब तीसरी तरफ हम ईरान की तरफ जाते हैं, ईरान में भी ये साल इंतखाबात का था और ईरान के अंदर भी सख्त गिर मौकफ रखने वाले क़द्दामत पसंद एस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाने वाले, इमाम ख़मीनी के करीब तरीन समझे जाने वाले इब्राहिम रईसी इलेक्ट हुए और ईरान की गार्डियन काउंसिल ने उनको पहले तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। ईरान में नाज़रीन वैसे तो डेमोक्रेसी है लेकिन एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है। पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मुल्क में तो जो भी चाहे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ईरान के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, ईरान के अंदर जो भी सदर बनने का ख्वाहिशमंद है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वहां पर एक जो है उनकी गार्डियन काउंसिल है, वो डिसाइड करती है कि कौन से उम्मीदवार जो हैं वो इंतखाबात लड़ने के एल हैं। इस गार्डियन काउंसिल ने जिसको इजाजत दी वो 7 उम्मीदवारों में से सबसे फेवरेट थे जो इब्राहिम रईसी सबसे फेवरेट थे, क्योंकि लग ही रहा था कि जो वहाँ के इमाम हैं ईरान के, उनकी सपोर्ट है उनको असल इमाम ख़ुमैनी की, और ऐसे ही परसेप्शन बना और वो इलेक्शन जीत के। नाज़रीन, ये इलेक्शन जीते तो इन पर इल्ज़ाम था इन पर इसराइल की जानब से इल्ज़ाम लगाया गया और जो है अमेरिका की जानब से इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने अपने सियासी जो है मुखालफिन को फांसियां दी और इन पर जो है बैन लगाया हुआ था।
ये ईरान के सदर पर सैंक्शंस लगाई हुई थी। ये देखें जी, ये एक मुल्क का हेड है, उस पर अमेरिका की जानते सैंक्शंस है। तो इस तरह के 3 जो लीडर्स आए, तो इसके बाद फिर नाज़रीन जी प्रोटेक्ट करना तो बड़ा इजी हो गया था कि इनके ताल्लुकात पर नॉर्मलाइज नहीं होंगे। अमेरिका के अंदर जो है थोड़े से जरा मॉडरेट वर्जन वाले ही हैं जो बाइडन, लेकिन इतने ज्यादा भी वो प्रो ईरान नहीं है जो जिस तरह का ओबामा का स्टांस था, इस तरह का जो है जो बाइडन का नहीं है, लेकिन थोड़े से वो फिर मॉडरेट व्यूज वाले हैं। जबकि इसराइल और ईरान के अंदर एक्सट्रीम राइट जो है वो पॉलिटिशियंस आए, राइट विंग पॉलिटिशियंस आए, तो अब दोबारा से जंग की बातें शुरू हो गई हैं। ईरान ने नाज़रीन कैटेगोरिकली डिनाई किया, उन्होंने कहा कि आप हमेशा कोई अगर वाकया हो मिडिल ईस्ट में हमारे ऊपर लगा देते हैं, तफ्तीश करें, हमारी इन्वॉल्वमेंट बताएं, इन्वॉल्वमेंट है तो फिर हम पर इल्जाम लगाएं। आपने हमारी किसी जगह की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। उन्होंने कहा है कि अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो सबसे ज्यादा जो है ग्लोबल सी रूट पर जो ट्रेड को खतरा है, जो एक आलमी तजारत को खतरा है, वो इसराइल से हुआ है। उन्होंने एग्जांपल दी कि जब हमने वहां पर जहाज भेजे सीरिया के अंदर, या जो सामान वाले जहाज थे उन पर इसराइल ने हमला किया। हमला इसराइल करता है और इस हमले के अभी शवाहिद ही आपको नहीं मिले, अभी आपके पास इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है, आपने जो है हम पर हमला इल्जाम लगा दिया। हम तो जो है उनके साथ खड़े हैं जो इस हमले में जाम बाग हुए हैं। उन्होंने ताजियत का इजहार किया जो बरतानवी शहरी और रोमानिया के शहरी। तो नाज़रीन इसराइल चाह रहा है कि अब ईरान पर डायरेक्ट हमला करे और इसके लिए उसने ग्राउंड बना लिया था। अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आज जाते अमेरिका के अंदर तो उसको बड़ी एक जो है कहते हैं ना शे मिल जाती, हमारी जुबान में जैसे कहते हैं कि उसको हमला करने की शे मिल जाती जो अभी उसको नहीं मिल रही। अब वो अक़वाम मुत्तहिदा जाकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है कि आलमी बरादरी को इसराइल के खिलाफ नहीं, ईरान के खिलाफ किया जाए ताकि ईरान पर हमला किया जाए। ईरान को नाज़रीन हराना इतना आसान भी नहीं है। ईरान जो है इस रीजन में एक अहम प्लेयर है। ईरान की बैक पर चाइना और रशिया खड़े हैं, तो इतना इजी भी नहीं है, लेकिन इसराइल चाहता है कि वो हराए। और इसराइल को चारों तरफ से नाज़रीन जो उसके इंटरेस्ट को खतरा पहुंचा रहा है वो ईरान ही है। अगर आप हमास की बात की जाए तो हमास को भी सपोर्ट जो फराम करता है वो ईरान है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट फराम करता है ईरान है, सीरिया के अंदर उन्होंने कोशिश की बशर अल असद की हुकूमत गिराने की ईरान है। तो अब उन्होंने सीक्रेटली सऊदीया के साथ हाथ मिलाया और ईरान को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर फेल हो रहे हैं। तो ये नाज़रीन वाकया था जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ओमान की सरहद के करीब था, लेकिन ओमान की टेरिटरी में नहीं था, ये इंटरनेशनल बॉर्डर में था। जिस ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, 2 अफराद उसमें जाम बाग हुए, उसकी बगैर तफ्तीश किए ईरान पर जो है जिम्मेदारी लगा दी और उस पर हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को भी अपनी तरफ इसराइल ने कर दिया। और इस बार एक नया स्टेप लिया, स्ट्रेटजी चेंज की, अक़वाम मुत्तहिदा किया, वहां पर माहौल बनाया और अब उन्होंने हमला करने की तैयारी की है। तो ईरान के जो है नाज़रीन वज़ारत ख़ारजा ने ये कहा है कि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसराइल को जो है वो मिलिट्री एग्रेशन की कोशिश करेगा ईरान, तो उसको हम फिर वो जवाब जो उसको मदा चुका देंगे। तो ये नाज़रीन सूरत-ए-हाल थी मिडिल ईस्ट की जानब। मैंने कहा कि बहुत दिनों से आपसे बात होती है, हमेशा ही बात आजकल हो रही होती है, अफगान इशू ही आ रहा है। अफगान इशू तो बहुत अहम है और वो इस रीजन का इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन इसराइल पैलेस्टाइन इशू और ईरान के साथ जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो थी। मुझे यानी नुमान इशफाक मुगल को इजाज़त दीजिएगा, मैं जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह नेगेबान।